बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। गुड तो ये मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज सुबह जो आई है वो एक बड़े इम्तहान के साथ आई है। इम्तहान ये कि हमें हौसला भी दिखाना है उस दर्द और तकलीफ़ को महसूस करते हुए जो इस वक्त पेशावर में FC हेडक्वार्टर में जो ज़ख्मी है वो महसूस कर रहे हैं, या फिर शहीद होने वाले जो अहलकार हैं उनके घर वाले महसूस कर रहे हैं। वो तकलीफ़ हम भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें दुश्मन को ये दिखाना है कि हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं और उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपको बता देते हैं। पेशावर में ये हमला हुआ है फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर, जहाँ पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, और 3 दहशतगर्द थे और तीनों को हलाक भी कर दिया गया। जबकि CCPO पेशावर की अगर बात की जाए डॉक्टर मोहम्मद सईद की, उन्होंने हमले की तस्दीक की है और ये कंफर्म किया है कि तीनों खुदकुश हमलावर जो है इनको मार दिया गया। बिल्कुल, इसी बारे में मज़ीद तफसील हम जान लेते हैं। अलिशबा खटक हमें ज्वाइन करी हैं पेशावर से। अलिशबा, बताइएगा, आप इस वक्त जायवकुआ पर मौजूद हैं, क्या कुछ पता चल सका है अभी तक? जी बिल्कुल, सुबह 8:10 पर FC हेडक्वार्टर के बाहर से जो है वो ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, और जिसके बाद जो है 2 से 3 मिनट बाद ही दोबारा दूसरा धमाका हुआ और उसके बाद जो है फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। चूँकि धमाका काफ़ी ज़ोरदार था तो काफ़ी आस पास के मराकज़ जो है उनको भी नुकसान पहुँचा। आप मेरे अकब में भी दे सकते हैं, इस वक्त जो है ये गेट है जिस पर धमाके किए गए थे। काफ़ी सिक्योरिटी होती है FC हेडक्वार्टर के बाहर, चूँकि तिजारती मरकज़ में ये बिल्डिंग वाक़या है और हमेशा इसको थ्रेट रहता है। तो बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि 3 दहशतगर्द आए और उन्होंने FC हेडक्वार्टर के अंदर जाने की कोशिश की, जबकि जो बाहर FC एहलकार थे उन्होंने मुज़ाहमत की, और ऊपर जो है वो भी मोर्चे बने हुए तो उसमें FC एहलकार जो है वो बवा वक्त मौजूद रहते हैं, और उस वक्त भी वो FC एहलकार मौजूद थे। और जैसे उन्होंने मुज़ाहमत की और फायरिंग शुरू हुई और जो दहशतगर्द है उनको ये फील हुआ कि वो अंदर नहीं जा सकते, तो उन्होंने खुद कर उड़ा दिया। ये वो जगह है, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर धमाका हुआ, और आसपास की जो जगह है वो भी ख़राब हुई। एक गाड़ी भी खड़ी है जो कि उस धमाके के टाइम ये गाड़ी इधर से गुजर रही थी और उसको भी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त जो है वो क्लियरेंस हो चुकी है। बड़ी तादाद में रेस्क्यू के अहलकार भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस के अहलकार भी यहाँ पे मौजूद है। बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द जो है वो धमाके के बाद भी मजीद भी जख्मी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, मजीद लोग भी मौजूद हैं, ये बिल्डिंग को क्लियर कर लिया गया? थोड़ी सी अस्पतालों की सिचुएशन भी बता दें। अच्छा, मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि इब्तिदाई तौर पे बताया जा रहा था कि वो 5 एहलकार जो बाहर थे तो खुदकश धमाके से वही 2 शहीद जबकि 3 ज़ख्मी हुए थे, लेकिन क्लियरेंस के बाद जब दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया तो उसके बाद एम्बुलेंसेस जारी है और 9 ज़ख्मी अभी तक बताए जा रहे हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है, जिसमें चंद FC एहलकार जो है उनकी हालत भी तफ्तीशनाक बताई जा रही है। अभी भी ये खदशा है, एम्बुलेंसेस खड़ी है, रेस्क्यू टीम्स तैयार है, और यही बताया जा रहा है कि अंदर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तक मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें आती रही है। तो ये खदशा है कि अंदर कुछ FC एहलकार अब भी ज़ख्मी हो सकते हैं। ज़ख्मियों की तस्दीक अब मुकम्मल तौर पर नहीं की जा रही, लेकिन चूँकि एम्बुलेंसेस खड़ी है और रेस्क्यू एहलकार वो अलर्ट है, तो यही कहा जा रहा है कि ज़ख्मी अंदर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जो ज़ख्मी थे उनको तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी जो है BD स्पॉट्स आई है। बिल्कुल ठीक है अलिशा, आप अपना भी ख्याल रखिए और अल्लाह करे तमाम लोग अमान में रहें। बहुत शुक्रिया फ़िलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी हम ज़रा चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हारिस नवाज़ साहब, ब्रिगेड हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वी विल नॉट बी सो क्विक टू जज एंड टेल एवरीवन कि ये किसने किया ऑल्दो कि हमें पता है कि इसके पीछे कौन हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन हम जब तक कंफर्मेशन नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन नहीं आते, तब तक हम कोई जजमेंट तो पास करेंगे नहीं, स्पेशली मीडिया के, यही फ़र्क है मीडिया के ऊपर बैठ के। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन को देखते हुए, इस अफसोसनाक अटैक को देखते हुए, बुज़दिलाना हमले को देखते हुए, आपकी क्या राय है? देखिए, मोस्ट लाइकली तो इसमें ख्वारजी ही हैं और जाहिर है कि इनको इंडिया की पुष्ट बनाई है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया को मार के हक में बिना नसूस में मार पड़ी है, उनको मुंह काला हुआ है, बेइज्जती हुई है, ये बार बार कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर हमारा कंटिन्यू, तो ये अब इस तरह की हरकतों पे आ गए। ये फितनत हिंदुस्तान, फितनत खारिज, उसके बाद ये प्रॉक्सीज को यूज कर रही हैं। पर्पज है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें,
पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की ना करने दें, पाकिस्तान में लोगों को परेशान करें, हरासमेंट करें। लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब इसलिए नहीं होते हैं कि पूरी कौम साथ खड़ी हुई है। द ओनली थिंग आई स्टिल वांट कि केपीके के अवाम को और हुकूमत को फुल सपोर्ट करनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को। हालांकि वहाँ के फाटा के लोग जो हैं, जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, वो अभी बहुत ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा वहाँ पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें कोई 10 फौजी मारे गए हैं, कहीं 15 मारे गए हैं, कहीं 5 मारे जा रहे हैं। तो ये अभी इनका मोराल बहुत डाउन है। लेकिन हमने अब इनके साथ बड़ी सख्ती की, इनकी तमाम लॉजिस्टिक्स हमने इनकी बंद कर दी है, तमाम इनके अफगान ट्रांजिट हमने बंद किया हुआ है। कोई 8-10 हज़ार ट्रक इनके खड़े हुए हैं आने के लिए, जाके जब ये हम इनकी हर बात मानते हैं, हर जगह इनको सपोर्ट करते हैं, अफगान अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन अफगान तालिबान रजीम को अगर हम एक बात कहते हैं कि आप अपने साथ जमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने देते, ये उसमें भी नहीं मानते हैं। तो इसके दिन क्या पर स्टेप्स फोर्स लेने हमें की अब ये करना जरूरत है पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब? जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है, ताज़ा लहर है, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या मजीद बोल्ड स्टेप्स ले लेने चाहिए या गवर्नमेंट इस पर सोच रही है? कुछ आपकी नॉलेज में हो? देखिए, गवर्नमेंट के स्टेप सब इम्पोर्टेंट है। जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसमें हुंडी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, नारकोटिक्स का पैसा, ये स्मगल गाड़ियां बिकती हैं उनका पैसा, सिगरेट्स आते हैं वहां से, टायर्स आते हैं, ये जो पैसा होता है ये फनल होता है टुवर्ड टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म की तरफ। एक तो ये हुकूमत खास तौर पे गवर्नमेंट जो है, दे हैव टू कोऑपरेट, दे बिकॉज इनके अंदर कुछ लोग पॉलिटिशियन और ट्रेडर्स हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं उनके साथ, और जिसकी वजह से ये पैसा अल्टीमेटली टेररिस्ट को जाता है। इनको हमने ये इनकी कमर तोड़ने की बात है। फिर अफगान रिफ्यूजीज को हमने जो सख्ती से फैसला किया उनको हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस है। यहाँ पे छुपते भी हैं, खुद कुछ बमबार भी तैयार होते हैं, और यहाँ से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में हमले करते हैं। और हमें ये तरीका। थर्ड है कि हमें हाईली हार्टेड काम करना। सिक्योरिटी फोर्सेस इन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए अब हमें नज़र भी आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, और लग रहा है कि इसी वजह से दुश्मन जो है ना वो बार बार बुखला कर, पैनिक होकर अटैक कर रहा है। अच्छा, मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं ब्रिगेडियर साहब, वो ये कि ये इस वक्त जो अटैक किया जा रहा है, ये हमने देखा कि वाना में वो कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक करना हो या फिर आज एफसी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है खारजियों की तरफ से, जैसा कि आपने जिक्र किया, या जो भी हमारा दुश्मन है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और दूसरा ये, आगे जाकर हमने इस पर डिटेल में बात भी करनी है, क्या इसके पीछे बहुत हद तक इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है उस एक इशू से तवज्जो हटाने के लिए जो दुबई एयर शो के अंदर हुआ, तेजस तैयारा जो गिर गया? देखें, इंडिया तो 100% है, मैं बोल्डली और ओपनली कह रहा हूँ, ठीक है। इंडिया इन ख्वारजियों को सपोर्ट कर रहा है। इनका अभी ट्रेड मिनिस्टर भी गया हुआ है इंडिया में, जब हमने इनके यहाँ पर ब्लॉकेट किया ये ट्रांजिट को और इसके बाद ये लॉजिस्टिक्स को, तो ये भी उनसे कारोबार करने, ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इनको 100% ज्यादा खर्च आएगा जब ये ईरान के थ्रू लेके जाएंगे या ये बाय एयर लेके जाएंगे, सेंट्रल एशिया के थ्रू लेके जाएंगे, ये खुद ब खुद अपनी मौत मरेंगे। ये अभी आप देखेंगे 2 हफ्ते के बाद ये घुटने टेकेंगे। यहाँ इनके अवाम को चाहिए कि इनके खिलाफ खड़े हों और इस रिजीम को चेंज करें जो कि इलीगल है। ना इनकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना ये इनके पास एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए लगी, इनको अवाम की कोई परवाह नहीं है। सेकेंड है कि इसके लिए हुकूमत ने बहुत बिल्कुल सही स्टांस लिया। ऑलरेडी हमने एज ए न्यू नॉर्मल में जो बात की है कि अब हम बहुत सख्त, अग्रेसिव, डिसाइसिव और डिस्ट्रक्टिव बहुत नुकसान करेंगे इनका, अगर ये अभी हमारी बात पे नहीं आते हैं। ये क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं आप इनके ऊपर, और हम ड्रोन को कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब हमने अब्दुल बहादुर के एरिया को स्ट्राइक किया था, जब इन्होंने हमारे देश से अटैक किया था, तो ये इन्होंने सफेद झंडे खड़े किए थे कि जो हमें खुदा के लिए रोक लें और हमारे सीज पर करें। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमें बहुत विजिलेंट भी नजर आ रही हैं, बट अगेन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ही क्यों निशाना बनाया जाए ब्रिगेडियर साहब, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, इसलिए कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ही अटैक करेंगे तो उनके मोराल डाउन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल डाउन हो जाएगा तो फिर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बट दे डोंट रियलाइज कि सिक्योरिटी फोर्सेस फील्ड मार्शल तो यासिर मुनीर ने इस वक्त पूरा तहैया किया हुआ कि हमने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करनी है, और जो भी हमें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, शहादत देनी पड़ेगी, हम वो भी उसके लिए तैयार हैं।
उसमें भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूरी कौम को खड़ा होना है। केपी की गवर्नमेंट खास तौर पे जहां पर 75% की दहशतगर्दी कार्रवाई हो रही है, दे हैव टू सपोर्ट होल हार्टेडली। और ये केपी की गवर्नमेंट जो कहती है हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम खुद हैंडल कर लेंगे, हाउ कैन दे हैंडल इट? नीड्स सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि अगर हम नहीं छोड़ देंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब यही हुआ ना कि सारी पार्टीज को, पूरे मुल्क को एक पेज पर आने की जरूरत है। किसी भी पार्टी का अलग से किबला हो नहीं सकता है, या नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है जो हालिया लहर उससे निपटने के लिए सबको एक पेज पर तो आना ही होगा। बिल्कुल, दिस इज द वन कि एक दुनिया को भी मैसेज आए और सबसे पहले इंडिया को और इन ख्वारिजों को मैसेज आए कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है, मुसल्लह फौज के पीछे साथ खड़ी है। और खास तौर पे जो बॉर्डर बेल्ट का एरिया है वहां पर तो क्योंकि पहले ही जो होते बहुत उनके पे वेपन्स होती हैं, वो बहुत गयूर जो हमारे लोग हैं पश्तून जो बॉर्डर के नजदीक रहते हैं पाटा के एरिया में, तो वो भी हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि अभी ख्वारिजी आते हैं, अगर किसी बिल्टअप एरिया में जाते हैं वो फौरन इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी फोर्स को, साथ मिलकर लड़ते हैं। ये सबसे बड़ा डी खान में, बन्नू में, बाजौड़ में, लकी मरवत में, हर जगह पर, जिसकी वजह से ये अब ये शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, जान के कि आगे छोटे-छोटे ये धमाके करें और नुकसान बचे, जबकि वो जानते हैं इनको नुकसान हुआ। जो दुश्मन है वो जानता है कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है। ये इन्होंने मई और जून के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें देख भी लिया था, तब मिसकैलकुलेट किया था। उनको लग रहा था कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जाकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा ना कभी होगा। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, वो अपना तज्जिया पेश कर रहे थे मौजूदा सिचुएशन के ऊपर। सब दुआ करते हैं कि जितने भी जख्मी हैं एक तो उनकी जल्द सेहतयाबी हो, और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके जज्बे ऐसे ही जमा रहे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मैदान मार लिया है। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें थी जिन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई ये नशिस्तें थी और तकरीबन तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार अब कामयाब। बिल्कुल ऐसा ही है, नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली है, जबकि सूबाई असम्बली की बात करें तो उसकी भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई हैं। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त पर ही कामयाबी हासिल कर सकी, और सबसे बड़ा जो अपसेट कहा जा रहा है वो हरीपुर का हल्का NA 18 में हुआ है, जहां पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहर नाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई है। और नून लीग के यहाँ पर जो कैंडिडेट थे बाबर नवाज खान 1,63,994 वोट लेकर वो कामयाब हुए हैं। तो ये जो सारे रिजल्ट्स अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी गैप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है आपको? ये जो ज़िमनी इंतखाब के अंदर है, अब इस पे एनालिसिस ले लेते हैं कि ये गैप इतना बड़ा है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ है रातों रात। बहरहाल ये हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद और फिर इनके जो रिजल्ट्स अभी तक सामने आए, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, पंजाब में सिवाय लाहौर में मियादर वाली सीट के बाकी सब जगह पे तो PTI इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, और वो सब लोग बात भी कर रहे थे कि वो तो PMLN के लिए वॉकओवर है। और इलेक्शन कहाँ पे था पंजाब में? लाहौर के अलावा वो था जहाँ पे खोसा और लगारी आपस में जो हमेशा से रिवायती हरीफ रहे हैं, कभी खोसा नून में थे और लगारी पीपल्स पार्टी में होते थे। वक्त और हालात ने पार्टियां भी बदल दी और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए हैं, और वहाँ पे खोसा हार गए। दोस्त मोहम्मद खोसा जिन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया 2 महीने के लिए जब शहबाज शरीफ MPA नहीं बने थे 2013 में, और उसके बाद से जो मुसलसल दूरियां होती चली गई, उनके कुछ जाती इश्यूज आए जो हमें जरूरत नहीं है अब डिस्कस करने की, तो वो पार्टी से भी दूर हुए, फैमिली में भी लड़ाइयाँ हुई उनकी, और अब वो यूनाइट होकर दोबारा लड़े लेकिन इलेक्शन हार गए। अब आप मुझे ये जो कंपैरिजन आपने स्टार्ट में भी किया कि जी बड़ा अपसेट है हरीपुर का, आपको हरीपुर में PTI की पूरी क़यादत नजर आई होगी, आपने पूरा इलेक्शन देखा है, उनके सूबाई सदर भी वहां बैठे रहे जम के, जुनैद अकबर खान बड़ी खौफनाक तकरीरें भी की, धमकियां भी लगाई, चीफ मिनिस्टर भी आए। आपको कोई लाहौर में नजर आई PTI की क़यादत कि वहां पे कोई इल्जाम लगा सके कि जी हमने बड़ी भरपूर कैंपेन की थी, हमारे चलें किसी मीडिया ने दिखाया कि उनके वोटर को रोका गया हो? जब आप ओवरऑल पसमुर्दगी का शिकार हो जाएं, आपकी क़यादत मायूसी में हो, आप ना कोई तहरीक चला रहे हो, कभी भी पाकिस्तान में तहरीक नहीं चलती जब तक आप लाहौर से उसे उठाते नहीं हैं। तो
आपकी क़यादत तो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल के, सेक्रेटरी जनरल लाहौर से इलेक्शन हारे हुए हैं और वो 26 नवंबर को भी 24 को एक वीडियो बना के कि मेरे रास्ते बंद हैं, मैं कैसे जाऊं, वो उस बच्चे की तरह कि अगर हमें पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ये मैंने इसलिए अजमाली जायदा पेश किया कि जब आप लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कम से कम पंजाब में जो क़यादत मौजूद है, जो जीती भी है, हारी भी है, बड़े नाम है, वो सारे आके तो बैठे हैं उस हल्के में। जिस तरह आपने हरिपुर में जाके पूरी क़यादत बिठाई केपी की, सारे लोग उस इलेक्शन की कंपेन कर रहे थे कि बड़ा इलेक्शन होगा। आपको पता है कि बाबर नवाज खान ने तकरीबन उतने ही वोट लिए जितने उन्होंने 2024 में लिए थे। जो वोटों की कमी हुई है वो उमर अयूब की अहलियत के, पीटीआई के अपने वोटों में कमी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आएंगे, बहुत कुछ होगा। सूबाई हुकूमत आपकी 27 महकमों की आप बार बार कंपेन में कर रहे थे कि हुकूमत हमारी है, आप लोगों ने हमारे पास आना है, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन जो मैंने आज भी सुबह चेक किया कि बुनियादी वजह उमर अयूब का खुद अपने हल्के से गायब होना है। हुकूमत उनकी है, गायब क्यों थे ये जवाब उनको देना है कि इलेक्शन कैंपेन में अगर आप आएंगे, बाबर नवाज दूसरा इलेक्शन चूज किया है, जो पिक एंड चूज किया है कि कहीं पर ज्यादा उन्होंने फैसला मजमूई तौर पर तो यही था कि हमने बॉयकॉट करना है, लेकिन फिर ये हरिपुर वाला इलेक्शन लड़ने की आपको क्या वजह समझ आ रही, यहाँ पर बॉयकॉट क्यों नहीं किया उन्होंने? एलीट कल्चर और खुद सूबाई हुकूमत के मरूसियत भी आ गई कि आपने उमर अयूब की जगह पे उनकी अहलिया को उनकी मर्जी के मुताबिक टिकट दिया। और जब आप असूल ये बना रहे हैं कि हम इन नाअहलियों को मानते नहीं कि ये गलत हुई हैं, हमें सजाएं गलत दी, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर जस्टिफाई आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सूबाई हुकूमत थी, आपका ख्याल था कि आप जीत सकते हैं, तो फिर यही कहा जाएगा ना। फिर आप जीते भी नहीं, आपने कंपेन भी भरपूर की, दूसरी तरफ भी भरपूर कंपेन थी। वहाँ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी थे जो PMLN के वजीर हैं, और दूसरी तरफ कौन था, कैप्टन सफदर मरियम नवाज के शौहर, जो अपने आप को हज़ारा तक मुकीम रखे हुए हैं मुसलसल, और वो बाबर नवाज के साथ उनका पुराना ताल्लुक है, वो हर दफ़ा इलेक्शन में वहाँ पे होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके इल्म में होगा कि वाहिद उमर अयूब थे जिनकी रिकाउंटिंग की दरखास्त ये बाबर नवाज ने दी थी 2024 में, और उमर अयूब ने इस्लामाबाद से स्टे लिए रखा था आखिरी वक्त तक। क्या वजह थी कि आपकी 80,000 की पता नहीं कितने लाख आपने वोट लिए, आपकी लीड थी, आपने क्यों गिनती नहीं होने दी? आपने अपने नताइज को 2024 के मशकूक बनाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लेके, और फिर आपने उसका पैरा दिया स्टे का कि आपने रिकाउंटिंग नहीं होने दी। तो अब आप नताइज देखें तो बहुत सारी चीजें मेरी बात से आपको समझ आ जाएगी कि लोग तो उस वक्त भी उसे जिता रहे थे बाबर नवाज को, लेकिन नतीजा अगर फॉर्म 47 का कहीं पे बदला गया था तो वो सामने था उमर अयूब का, क्योंकि वो अब तो लाते ना, उनको तो ना कोई फेडरल गवर्नमेंट से कोई पकड़ने गया था, कोई एक छापा नहीं लगा, वो मुसलसल अपने हल्के में सजा याफ्ता होने के बावजूद इलेक्शन ये भी है ना कि ये एक तरफ तो पार्लियामान को कहते हैं कि ये लीगली नहीं है, हम मानते नहीं है इस गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ इस तरह से फिर इलेक्शन के अंदर भी उतारे जाते हैं अपने कारिंदे। अच्छा, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा ज़रा हम जिक्र कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, माजी करीब से कोशिश ही कर रही है दोबारा से अपने आप को पंजाब में मजबूत करने की, लेकिन सिर्फ एक नशिस्त ही निकाल पाई है पीपल्स पार्टी वहाँ से। इसका रीज़न आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है उनकी बेहतर पॉलिसियों की वजह से, आपको ये लगता है, या फिर पीपल्स पार्टी जो है सही तरह से धाक नहीं बिठा पा रही है पंजाब में? पहली तो ये कि जो एक नशिस्त जीती है वो इसलिए जीती कि एक तय हो गया था असूल कि जहां रनर अप जो है वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी जिमनी में, तो वहां पीपल्स पार्टी का बंदा रनर अप था, उसको टिकट मिला और नून पीछे हट गई। डेरा गाजी खान ओपन था तो दोनों ने आपस में मुकाबला किया। बाकी जगहों पे तो पीपल्स पार्टी नहीं थी, यही पीपल्स पार्टी का दुख भी है। लेकिन यही दुख PMLN का भी है सिंध में, कि जब से मिसाक जमहूरियत शुरू हुआ, नवाज शरीफ ने जो अच्छी भली PMLN थी उसको वहां सिंध में पनपने नहीं दिया, कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और इलेक्शंस में जाते थे और पीछे हटते चले गए। यही कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। वो पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि जी हमें तो जरदारी साहब ने सिंध की पार्टी बना दिया है। बिलावल बिल्कुल इलेक्शन लड़ने में आए, अता तारड़ से वो इलेक्शन भी हारे, और अता तारड़ के साथ मैं बाकू अभी था तो वो बता रहे थे कि हम जब इलेक्शन के बाद पार्टी हेड्स की मीटिंग में थे, मैं भी गया हुआ था, तो मुझे तो गले लगा के उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि बिलावल एक अच्छे नौजवान है, हमें बड़े अच्छे सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए उस इलेक्शन के बाद क्या किया? क्या लाहौर में कोई सरगर्मियां तेज की सिवाय गवर्नर हाउस से बयानबाजी करने के और बदले में कुछ सियासी फवायद हासिल करने के? पीपल्स पार्टी गाए बगाए 2-3 महीने बाद बजट के ऊपर बात कर देती है कि हमें भी हिस्सा चाहिए, हमारे भी लोगों को चाहिए। आमिर साहब, क्या ये खामोश कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, कि आप भाई उधर सिंध की तरफ ना आए, हम पंजाब की तरफ नहीं आएंगे, हम सिर्फ नारे लगाते रहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसा?
आप कह सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने पॉलिटिकली ना पीएमएलएन के एमपी एमएनएस को डिस्ट्रिक्ट हवाले किए हैं, ना पीपल्स पार्टी को, जो कि इनका बड़ा मुतालबा था। उन्होंने कहा आप बता दें कि मैंने कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को पूरे हवाले किया हो पीएमएलएन के, तो फिर आप भी बात कर लें। जब हमने कहा है कि जी सबकी इज्जत करें मुंतखबी नुमाइंदों की, लेकिन काम मेरिट पे करें, तो जावजात के ऊपर वो नारा भी लगाती हैं और बिल्कुल ठीक लगाती है। उन्होंने बिला तखसीस उस पर एक्शन लिया है सफा सुथरा पंजाब के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी को जो समझ आ रही थी कि हम तो इत्तेहादी भी हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा, विफाक में तो फंड्स भी टिका के शहबाज शरीफ दे देते हैं, बिलावल भुट्टो के नाम पे किए थे कि आप जहां मर्जी पंजाब में तकसीम करें, सूबों में करें, उनको दिए गए अरबों रुपए के। एजे की गवर्नमेंट भी मिल गई है पीपल्स पार्टी नहीं, वो तो 27वीं तरमीम का एक सौदा पूरा हुआ है, वो पहले ला रहे थे, अगलों ने कहा नहीं पहले तरमीम कराएंगे, इसके बाद आप ले लें। 8 महीने की गवर्नमेंट है। और पीएमएलएन जिस दिन ये 8 अक्टूबर को फैसला किया था शहबाज शरीफ की सदारत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कि वहां से वजीर आजम को फारिग करना है, उसी दिन ये फैसला पीएमएलएन ने कर लिया था कि हम उस नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। उन्हें यह समझ आ रही है कि हमें वहां पे अब इक़्तिदार में बैठने की बजाय अपने 8 महीने के बाद के इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल में सेटअप उसका भी आ जाना है, आपको जीबी का भी मिलेगा निगरान, वहां पे भी पीपल्स पार्टी और नून का ही बुनियादी तौर पर इलेक्शन होगा और लड़ाई होगी। पीटीआई के पास तो सिंबल भी नहीं है, उन्हीं के टूटे हुए लोग जो अभी अनवारुल्लाह आज़ाद कश्मीर से वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए हैं, वहाँ जीबी में भी उन्हीं के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वहाँ पे बैठे हुए हैं, हुकूमत में हैं और वो वफाकी हुकूमत के साथ हैं। अभी ये जो बाकी वक्त रह गया है इस गवर्नमेंट का या एजे के गवर्नमेंट का और गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर पीटीआई का क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं? और आपको नज़र आ रही है जो फ्रेगमेंटेड सी पीटीआई हमें नज़र आ रही है, आपको लगता है कि दोबारा से इकट्ठे हो पाएंगे या एक टफ टाइम दे पाएंगे पीपल्स पार्टी को या नून लीग को? मेरा नहीं ख्याल कि वो जब यहाँ से नहीं ना क़यादत मरकजी तौर पे अपने आप को इकट्ठा कर सकी कि यहाँ महमूद अचकजई और राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब की मदद लेनी पड़ी है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएं। इमरान खान को समझ आ रही है कि उनके लोग उनके साथ कितने मुखलिस हैं, कितने क़यादत साथ खड़ी हुई है। तो यही कुछ जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी पहले चुके हो चुका हुआ है, अब तो मजीद मुश्किल होगा इनके लिए इलेक्शन में इस स्ट्रेंथ के साथ आना। राइट, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तश कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर और लेट्स सी आने वाले वक्त के अंदर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर तमाम तज्ज़ियाकार जो बहुत मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं और जो कि अब खुली रियलिटी बन चुका है, सच्चाई बन चुका है, वो ये कि पीटीआई जो है ना वो हमें बिखरी हुई नज़र आती है, दोबारा से इकट्ठी नहीं हो पा रही है। लेट्स सी उनका मुस्तकबिल क्या होता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और बात हम करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट में पाकिस्तान के बड़े अच्छे दिन आजकल चल रहे हैं जनाब। पाकिस्तान की शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। ग्रीन शर्ट्स ने एक तरफ तो से मुल्की सीरीज़ जो ट्राई सीरीज़ चल रही थी जिम्बाब्वे को 69 रन से, उसमें बड़ी शिकस्त दी है, और दूसरी तरफ एक जो बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर सामने आई वो है पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार अपने नाम कर लिया। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात इस मैच की क्या थी कि सुपर ओवर तक बात गई है, दोनों ने बड़ी अच्छी फाइट की है और फिर सुपर ओवर में पाकिस्तान ने बिलाखिर बांग्लादेश। अच्छा, मुझे ना आनम बड़ी क्यूट लगती है जब भी ये बात करती है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर ना अच्छे दिन चल रहे हैं। मुझे पता होता है अगले मैच के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना है। तो अच्छी बात कर लो, चले अच्छी बात, चले फाइनली पाकिस्तान जो है ना वो जीत गया। ट्राई सीरीज के अंदर भी अच्छी कारकर्दगी नजर आ रही है एंड देन राइजिंग स्टार के अंदर भी पाकिस्तान जीत चुका है। इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स अब क्या सोच रहे हैं, जरा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। याया हुसैनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप सब उनको जानते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं एक लंबे अरसे से, तो वो क्या राय रख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन के ऊपर। याया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप का जो है ना ये सेंटिमेंट जानना चाहूंगी, अनम के साथ इत्तेफाक करते हैं आप? सबसे पहले तो आयशा आपको और अनम आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और ये जो आप लोगों ने बात की ना, बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। अफशा अहमद पाकिस्तान की एक लेजेंडरी सिंगर, उनका एक बड़ा मशहूर गाना है, कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बचपन के दिन नहीं है, 55 के दिन भी नहीं है, लेकिन अच्छे दिन चल रहे हैं और अच्छे दिनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और कल बहुत अच्छा नाइट था पाकिस्तान के लिए। पिंडी में हमने दीवार से लगाया श्रीलंका की टीम को और जिम्बाब्वे की टीम को, और उसके बाद दोहा में कल जिस तरह हमारे शाहीन्स ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया। और कल जिसने मैच नहीं देखा ना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मैच देखा नहीं देखा, क्योंकि सुबह आप लोगों को आना होता है। कल काफी रात तक मैच चला, तो सुपर ओवर तक मैच गया। इतना अच्छा मैच मेरा ख्याल है कि हो नहीं सकता था। पूरा मैच नहीं देख पाए, लेकिन हाइलाइट्स और सुपर ओवर हम देख चुके हैं। हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी और वो जो लास्ट में जो एक फोर था ना वो बड़ा कमाल का था, उसी ने
एंड कर दिया था गेम को। जी बिल्कुल ठीक कहा आयशा आपने। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है और कुछ 15 दिन के अंदर हम 2 इंटरनेशनल इवेंट जीते हैं। एक हांगकांग में हम जीते हैं सुपर सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट अब्बास आफरीदी की क़यादत में, और अब हमने राइजिंग स्टार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है इरफान खान नियाजी की क़यादत में। तो तीसरी ट्रॉफी अब हमारी मुंतज़िर है पिंडी में। सलमान अली आगा उसको उठाने के लिए तैयार हैं। अब 1-2 मैच बाकी हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में हम नाकाबिले शिकस्त हैं। 2 मरतबा जिम्बाब्वे को हरा चुके हैं, 1 मरतबा हमने श्रीलंका को शिकस्त दी है। और अगर पाकिस्तान टीम की प्रोसीडिंग की बात करें तो आई थिंक गोइंग गुड। और बिफोर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अब जिसमें कुछ महीने रह गए हैं, कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर जो कल रात पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह पाकिस्तान टीम की तरफ से उस्मान तारिक ने हैट्रिक की, बाबर आजम ने क्विक रन्स किए, एक बार फिर साफजादा फरहान का बल्ला जो है वो रन्स उगल रहा था। तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और मुझे लगता है कि यही क्रिकेट चाहिए लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट से, क्योंकि हम पिछले चंद दिनों में देख रहे थे कि नेल बाइटिंग फिनिश हो रही थी। जो टीम का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि वी शुड गो फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट इन द टीम? देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पर सुबह का पता नहीं होता कि रात को जिसने बैग पैक किया वो सुबह खेलेगा या नहीं खेलेगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट पाकिस्तान टीम को इसलिए कहा जाता है कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और खिलाड़ियों के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, मैं किसी हद तक ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए एक शक्ल टीम की बनती हुई दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान का लास्ट असाइनमेंट आफ्टर दिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ है, लेकिन जिन कंडीशंस में पाकिस्तान खेल रहा है, आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब यही खिलाड़ी आपके पास हैं जिनके साथ आपको जाना चाहिए। चॉइस यही है। लेकिन जो हमारे राइजिंग स्टार्स हैं या अब लोग जो है ना वो उनकी नजरें उस तरफ शिफ्ट हो रही हैं कि क्या ये जो राइजिंग स्टार्स हैं ये नेशनल टीम में भी हमें बहुत जल्द नजर आने वाले हैं या अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल मौका उनको देना चाहिए, लेकिन ये टाइम नहीं है उनको खिलाने का। खासतौर पर अगर मैं आप दोनों की बात करूं तो डेफिनेटली आप लोग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मास सदाकत के हवाले से बात करना चाह रहे होंगे कि उनको टीम में लाना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि उनकी इस टीम में जगह बनती है। साइम अयूब के होते हुए, मोहम्मद नवाज के होते हुए, टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा आपका पैक है, जहां पर फखर जमान जो है वो इनिंग का आगाज कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उनको आपको मौका देना चाहिए। हाँ, उनका फ्यूचर ब्राइट है। हमको इस राइजिंग स्टार टूर्नामेंट से मास सदाकत की शक्ल में एक अच्छा प्लेयर मिला है। इरफान खान नियाजी ने अच्छी कप्तानी की है, खासतौर पर अहमद दानियाल जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। कल उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह पाकिस्तान टीम को उठा कर रखा और बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों दुनिया भर में एक नाम रखती है, मुकाम रखती है। सुफियान मुकीम ने जिस तरह बॉलिंग की, अराफात मिन्हास ने जिस तरह बॉलिंग की, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर स्टार हैं। इनको आप बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट में देखेंगे। लेकिन अगर फिलहाल आप ये कहती हैं देन एंड देयर इनको टीम में शामिल करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं। आप कह रहे हैं कि इस वक्त राइट टाइम नहीं है। अच्छा, मैं की बात करें सिर्फ कि अच्छा मैं ये कहना चाह रही थी याया कि दोनों टीम्स ने बड़ा अच्छा खेला है। हमें दाद बांग्लादेश की टीम को भी देनी पड़ेगी, जिस तरह से फाइट की है उन्होंने। यही फाइट हम अपनी नेशनल टीम में मिस कर रहे होते हैं। ठीक है, हम मैच कोई ना कोई हार रहे होते हैं या सीरीज हार जाते हैं, लेकिन जो फाइट है ना वो हमें नजर नहीं आ रही होती। तो बांग्लादेश की टीम कल किस तरह से खेली उस पर भी थोड़ा सा अगर आप कमेंट कर दें। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान टीम ने कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे और उनको इस बात का यकीन था कि हम जीत जाएंगे। जीत गए हैं, मुबारक हो पाकिस्तान फैंस को, मुबारक हो पाकिस्तान टीम को, मुबारक हो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, मुबारक हो। लेकिन आप यकीन माने, मैं दुबई में था जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। 14 को हारे तो उम्मीद थी कि 21 को जीत जाएंगे, 21 को भी हार गए तो उम्मीद थी कि 28 को फाइनल में जीत जाएंगे। मैं कल टेलीविजन सेट के सामने बैठा हुआ था, पहला मैच देखा कल मैंने राइजिंग स्टार टूर्नामेंट का। शानदार मैच था। मैं सोच रहा था कि अगर एशिया कप का फाइनल भी ऐसा ही होता, और कल जो बॉलिंग अहमद दानियाल ने की है, काश वो बॉलिंग 28 सितंबर को हारिस रऊफ कर देते तो शायद मजा दोबाला हो जाता। और अगर हम इस तरह एशिया कप का फाइनल जीते तो क्या ही बात होती। लेकिन बहरहाल क्रिकेट में अगर मगर होती नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, बांग्लादेश की टीम को फुल मार्क्स देने चाहिए। वो हार गए हैं लेकिन उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। बहुत अच्छी क्रिकेट वो खेले। 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है, एक हारती है। तो कल उनका दिन नहीं था। तो याया, ये जो अभी हमारी ट्राई सीरीज चल रही है इसके अंदर
इसकी कॉम्बिनेशन पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन बाबर के बारे में मैं आपकी राय ज़रा जानना चाहूँगी। कुछ तबसरा करें, वैसे अच्छा खेला, उन्होंने 74 बनाए, तो आपको लगता है कि उनकी जगह बन गई है टीम के अंदर T20 में स्पेशली? देखिए, बाबर आजम जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट को अपने खेल से जो दिया है, लोगों का प्यार जिस अंदाज में उन्होंने समेटा है, वो इस जगह आकर फंसे हुए हैं। और ठीक है, कल उन्होंने गेंदे कम खेली, रन ज्यादा बनाए, बट आई थिंक ये उनकी क्लास नहीं है। वो बहुत बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते और उनका कहना ये है कि बस बाबर रस कर दे। मेरा बाबर से सिर्फ एक ही इख्तिलाफ है कि बड़ा प्लेयर वो होता है जब वो परफॉर्म करता है तो उसकी टीम जीतती है। अब आपका सवाल ये होगा कि टीम तो जीत गई, लेकिन नो डाउट उनका कंट्रीब्यूशन है टीम की जीत में। पाकिस्तान ने 190 प्लस रन किए हैं, लेकिन बड़े प्लेयर को बड़ा ही नजर आना चाहिए। हम जावेद मियादाद को, यूनुस खान को, शाहिद आफरीदी को, इंजमामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट में, वसीम अकरम को इसलिए हाई रेट करते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम नहीं थे, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े मैचों में भी जिताया है। तो बाबर आजम अपनी फॉर्म अब श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ खेलकर जो है वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी वो उस तरह के बाबर आजम दिखाई नहीं दे रहे। उनके अंदर वो एतमाद नहीं है, वो रस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी फखर जमान के हवाले से। हमारे पास इस वक्त जो कॉम्बिनेशन है उसमें ओपनिंग पेयर तो ज़ाहिर है डिसाइडेड है कि साहबजादा फरहान और फिर साइम उनके साथ ओपन करेंगे, तो जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जगह वो फ़खर जमान की हो रही है। आपको लगता है कि यही राइट चॉइस है जो जोड़ी इस वक्त ओपनिंग पाकिस्तान की चल रही है, या फ़खर को ऊपर लाकर मौका देना चाहिए तो शायद हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, अगर आप अपने कोच माइक हैसन का थोड़ा सा जहन पढ़ने की कोशिश करें ना, तो वो ज्यादातर ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। और हमारी अगर मौजूदा टीम को आप देखती हैं तो इसमें टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो है वो भरे हुए हैं और एक ही तरह के खेलने वाले बल्लेबाज जो हैं आपकी टीम का खासा है। बाबर आजम, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा, फखर जमान, आपके पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। हसन नवाज को आपने टीम में जरूर शामिल किया है अब्दुल समद के अनफिट होने के बाद, लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया। यही सबसे बड़ा शिकवा है कि इन छोटी टीमों के खिलाफ भी आप नए खिलाड़ियों को आजमाने से डर रहे हैं। आपके अंदर क्या पेयर मौजूद है? आपने फखर जमान की बात की, देखिए फिलहाल तो जिस तरह साहबजादा फरहान जो वीक लिंक लग रहे थे, और मैं कहीं समझता हूं कि हमारे कोच ये कहते हैं कि मीडिया की बात को सुनना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पर क्या कहा जाता है देखना नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर टीम की कारकर्दगी देख रहे हैं, आप अगर टीम की कारकर्दगी में बदलाव देख रहे हैं, खिलाड़ियों के अंदाज में तेजी देख रहे हैं, तो ये मीडिया की मरहून मिन्नत ही है जो हाईलाइट कर रहे हैं चीजों को, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को, पाकिस्तान टीम की खामियों को। साहबजादा फरहान जो है उन्होंने रन किए हैं, साल में 100 छक्के उन्होंने मारे हैं, लेकिन एक मैच के बाद आपको हेड डाउन नहीं करना। हर मैच को आपने नया मैच समझकर खेलना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर फखर जमान की बात करती हैं तो मेरा ख्याल है फखर जमान की अब टॉप ऑर्डर में जगह तो बनती नहीं है। बाबर आजम के आने के बाद वो पहले 3 नंबरों पर तो आपको नजर आएंगे नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत ही खराब खेले साहबजादा फरहान, तो फिर शायद फखर वापस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, जब भी कोई टीम जीत जाती है ना तो उसकी खामियों के ऊपर ना एक तरह से एक पर्दा डल जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि, और ये काम मीडिया का ही है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो उन चीज़ों को हाईलाइट करे ताकि उनके ऊपर बात हो और बेहतरी हो सके। या थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए और अपना तबसरा जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। याया हुसैनी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और अपना कॉमेंट जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, चाहे वो ए टीम हो या फिर हमारी कौमी टीम हो, उसके ऊपर दे रहे थे। एक और खेल की बात कर लेते हैं, एक और अच्छी खबर। इसके ऊपर तो मैं फुल इंथुजियाज्म के साथ कहूंगी कि ये बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने स्नूकर वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल में हांगकांग को 3-2 फ्रेम से शिकस्त दे दी है और इसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौम को मुबारकबाद भी दी है। जनाब, कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, स्नूकर हो, इसके अलावा स्क्वॉश हो, खवातीन हॉकी हो, हमारा नेशनल गेम, हर तरह की चीज़ के अंदर, हर तरह के खेल के अंदर जब भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली दिल भी खुश होता है और हमारे जितने हुक्मरान जो पहले भी गुजरे अभी भी गुजरे वो बहुत खुशी के साथ कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। मेरे ख्याल से जो हम क्रिकेट पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है, एज ए नेशन भी मैं बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट का भी और सारे इदारों का भी, लेकिन हमें थोड़ा सा उधर से हट के बाकी गेम्स पर भी फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है जिससे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। फोकस करेंगे एक ब्रेक पर, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक निहायत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो हैं डेनमार्क की नई तैनात करदा पाकिस्तान में सफ़ीर हर एक्सीलेंसी माया मॉर्टेंसन
और पाकिस्तान के नेशनल चैनल पर उनका ये पहला इंटरव्यू है, तो पहले उनको एक तो मुबारकबाद भी देते हैं, वेलकम भी करते हैं और उनका थैंक यू भी करते हैं कि उन्होंने हमें चूज़ किया। माया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाउ आर यू डूइंग? I'm good. It's great to be here. Thank you so much for having me on the show. माया पाकिस्तान में इसलिए है कि पाकिस्तान में एक शानदार सकाफती वफ़द जो है वो पहुंच रहा है और डेनमार्क पाकिस्तान म्यूज़िकल एक्सचेंज टूर जो है वो होने जा रहा है और ये टूर के लिए डेनमार्क से ही 2 म्यूजिशियंस यहाँ पर आए हैं माया के साथ, तो ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा सा उनसे जान लेते हैं। सो माया, यू टॉक अबाउट द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड डेनमार्क एंड दिस इज़ द मेन रीज़न दैट यू आर हियर ऑल्सो। टेल अस अबाउट दैट। Yes, absolutely. So you're going to hear some fabulous performance in a little bit. So the project we have is that we brought 2 Danish musicians to Pakistan to perform with and do some workshops and some jamming and, you know, learning each other's musical cultures with some Pakistani musical students. And so the project is a 3-city tour, so they're touring Lahore, Islamabad and Karachi. And yeah, in addition to the actual concerts that they're doing together, they have a collaboration where, you know, they sit together and they're like, I don't know this instrument, what is this instrument like, what's it called? And so I think it's what we call cultural diplomacy, sort of in my world, but it's basically countries getting to know each other. Through music. Through music, exactly. So you spoke about the climate action, and Denmark is the one country who is, which is, you know, working immensely for this thing, especially climate change. How do you think Pakistan and Denmark can work together to combat climate change? So as I said, I think, I mean, for the mandate from here given by the big boss, which is the Foreign Minister of Denmark, who I answered to, is really to build partnerships with Pakistan in a range of areas. Climate change is very, very high on that agenda. So we're working on different things. Pakistan has quite ambitious targets for renewable energy to bring down the CO2 emissions, and Denmark is engaging with a partnership on energy, a very ambitious 3-year partnership. Where we bring experts here, again, a bit similar to the musical exchange. We have the people who know what they're talking about to sit together and have exchanges and discuss how they can learn from each other and bring some of the knowledge we have from Denmark with our energy transition into the Pakistani colleagues here. I'm sure it's going to be really beneficial, this cultural exchange, and at the same time the exchange and the partnership in climate change also. Exactly. Then Maya, what areas, what key areas of partnership do you hope to focus on especially? So I mean, there's the climate and energy agenda. In general, the whole green transition is very high on the agenda. We have a government-to-government partnership with Pakistan on that. So there's a plan to implement that. And I just want to mention, I think the 2 key words for my time here across different sectors is the mutual beneficial partnerships, the win-win, and then what us bureaucrats call implementation. Basically, it's get it done. It's very important for us that we don't just, you know, write big, you know, agreements and so on, and then we put them in the drawer. So I think one of my main things here is also to implement the things that we agree about, and that being climate, energy, culture. We also have a quite extensive commercial cooperation here. 50 Danish companies are already in Pakistan and more sort of knocking at the door, you know, eager to explore the options in the market here. So I'll be busy. You're still busy, and that's the exact question that I was about to ask. That it's been like 3 weeks that you're here now, and you've been so busy. But did you get a chance to try some other foods and traditions and seeing different cultural places of Pakistan in Islamabad, especially? So yes, I haven't traveled the country yet, but I look very much forward to that. But I had the great pleasure. The weekend I arrived, I was so lucky that the Lok Virsa was taking place here in Islamabad, which is all the provinces who come to the festival, and they present all their foods and their traditions. So I had a little taste of all of Islamabad on my very first weekend here. I mean, that just made me more eager to travel the country, because I mean, it's really a thrill for the senses, the tastes, the smells, the different, you know, faces of people.
I'm a big fan of the bread tradition here. Like fresh baked bread is such a thing. People get up every morning and you can buy in the streets all these different kinds of breads. I don't know all their names yet, but we're catching up with France actually in bread baking. I mean, France are good with their baguettes, but you know everything croissants else. Croissants as well. But Pakistan has a variety of different. You know, this fits for different meals, and this fits in the morning or afternoon, and it's. What was your first impression when you came to Pakistan, especially in Islamabad? So I mean, actually, before coming to Pakistan and then after coming to Pakistan, what is the difference? So you know, when in the in my vision, you know, Pakistan, it's all the color, the taste, the vibrant, the music, and all that. And then I arrived in Islamabad, which is quite a quiet city, very green, you know. So that was sort of a very nice immersion into my Pakistani life. And then really just you know, the smiles on every people's faces. We take pride in it, in our hospitality. And so you should. I mean, again, that's something that I heard about, and I was like, okay. But it's really, really true. I'm a testament to that. Everyone has been so very kind and really just done their utmost to make me feel welcome, which I think is also the reason why I have settled in so fast. I'm starting to call Pakistan my home. So your second home. Yeah, that's great. I hope you'll be the great voice for us Pakistanis whenever you go back or you go to other countries as well. जनाब जिसके हम जिक्र कर रहे हैं ना, वो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बैंड हमारे साथ मौजूद भी है, और वो डेनिश म्यूजिशियंस जो आए हुए हैं ना, वो दोनों भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे अपने म्यूजिशियंस जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं वो भी मौजूद है. उन सबको वेलकम करते हैं. वी हैव विद अस यूनुस. Yunus, thank you so much for joining us. And the other one is Jens Peter. I'm sorry, your name is very difficult to pronounce, but thank you so much for joining us and welcome to Pakistan. And जो पाकिस्तान से हमारे हुंजा से हमारे जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आसिया हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हुनैन मौजूद हैं, हमारे साथ इल्हान मौजूद हैं, अली एंड अदनान. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. And welcome to our show as well. So Yunus, this is not your first time that you're collaborating with some artists from Pakistan. You've been collaborated before with other artists, but with LLMC students, this is your first time. How is your experience so far? Well, the experience so far, I mean, I guess the most important thing is like, you know, having a good energy together, having a good vibe, and you know, and then the music comes really easy after that. I think that, you know, I feel lucky also because as a young musician, I remember thinking about Hunza and Gilgit and Tajikistan and all those northern areas as something very, very like, you know, rich in culture. Yeah, very sort of special to me, sort of like a magic faraway place. Wow. And I haven't been able to go there. But so, well, then you guys came, and so now we met in the middle. It's called the land of fairies as well, right? Yeah. So have you experienced that kind of magic there, the land of fairies, Hunza? We're trying to establish the magic here together. Yeah. So let's see the magic. All right. All right.
magical. Guys, thank you so much, and that was really good. I really believe that you brought the magic from Hunza to our ये जो studio. मैजिक आंखों में चल रहा था ना, ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी म्यूजिकल, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. Without the words, that was quite beautiful. Thank you so much, Yunus, and thank you so much, Jens. And thank you everyone. आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप दोनों को बहुत-बहुत welcome. And thank you so much, Maya. I hope you have great stay. I don't know for how long you are here, but I hope you feel welcome. Like this always. Thank you so much. जनाब, हुंजा की खूबसूरत धुनें और उसका फ्यूजन जो है डेनिश म्यूजिक के साथ, इससे बढ़कर और क्या ही हो सकता है. और ये डिप्लोमेसी जो है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता. Once again, Maya, thank you so much for bringing them here and for this cultural, you know, exchange program also. जनाब, एक ब्रेक की तरफ अब हम जाते हैं. इसके बाद तो ब्रेक बनता है. जाइए, कुछ खाइए. अगर चाय पीनी है तो चाय पीजिए. हम वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर. हमारे साथ रहिए. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद. मौसम हो चुका है तब्दील, हम सब जानते हैं. सबको बहुत ठंड भी लग रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और डाउन होने की वजह से उनको नज़ला भी हो रहा होता है, जुकाम भी हो रहा होता है, खांसी जो है उसकी वबा जो है ना, वो भी हमें बहुत ज़्यादा आम होती हुई नज़र आती है. आप अना मुझसे ये कहेंगी कि भाई सब जो वल्नरेबल हैं सिर्फ उनके साथ ऐसा नहीं होता. जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, उनके साथ भी ऐसा मेरे साथ हो चुका है. मुझे तो लगता है ये मैं इसी का ही शिकार है, बट मुझे बहुत कम मैं बीमार होती हूँ, ये गला बड़ा खराब होता है. टेस्ट कराया? टेस्ट नहीं कराया मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत कम बीमार होती हूँ, तो लेकिन इस दफ़ा मैं हो चुकी हूँ. अच्छा, जो इन्फ्लुएंजा की जिस तरह आशा बात कर रही हैं, क्या ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा ही है जो फैला हुआ है बीमारी की शक्ल में, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की एक नई किस्म आई है, ये शायद वो हो सकती है. अल्लाह रहम करे. ये जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि कौमी इदारा सेहत ने ये कहा है कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म जो है ना, वो फैल सकती है या फैल रही है. उस सिलसिले में एक नई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वायरस की नई किस्म दुनिया में तेजी से फैल रही है और नई किस्म पहले की तरह खतरनाक तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के मरीज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए. मज़ीद जान लेते हैं. प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ लैब हैं. उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमें कितना ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो ये बताइए, एक तो नॉर्मली हमें नज़र आता है ना कि जब मौसम तब्दील होता है और ठंड आ रही होती है तो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, बुखार के केसेस सामने आ रहे होते हैं, तो क्या ये वही यूजुअल वाली हमें सारी बीमारियां नज़र आ रही हैं, या फिर ये ख़तरा कोरोना के नए उसका भी हो सकता है, जो नया वायरस है, नई किस्म जो हमें नज़र आई, उसका भी हो सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए. इस वक्त क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, तो सर्दी के मौसम के साथ नज़ला, ज़ुकाम के जितने अलामात वाली बीमारी निस्बतन बढ़ जाती है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन सबसे सरपरस्त है. फिर एलर्जी रिएक्शन भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम, जिस तरह आपने तमहीद बांधी, वीक है, या इनको क्रॉनिक कोई अस्थमा वगैरह है, तो उनको जो पोलन एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है, वो केसेस बढ़ जाते हैं. फिर लोग सर्दी की वजह से क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, घर खिड़कियाँ वगैरह बंद रखते हैं और कोशिश करते हैं सर्दी से बचें, तो क्लोज कांटेक्ट बढ़ने की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और वायरल इन्फेक्शन भी वो बढ़ जाते हैं. लेकिन हमारी लेबॉर्ट्री क्योंकि सर्वेलेंस सिस्टम पे काम करती है NIH के साथ, हम NIH का एक ज़ेली लैब है यहाँ पे डायग्नोस्टिक ऑफ हेल्थ साइंसेज में, तो हम पूरा साल सर्वेलेंस कर रहे होते हैं. तो उसके डेटा के मुताबिक इस वक्त इन्फ्लुएंजा के केसेस यकीनन स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं, और ये थोड़े से अर्ली है. लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में ये केसेस जो है स्टार्ट हुए, लेट नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट हुए थे इन्फ्लुएंजा के केसेस आना, लेकिन इस वक्त हमारे पास अक्टूबर से केसेस इन्फ्लुएंजा के केसेस ही हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इस वक्त इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा का जो वेरिएंट है वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होने वाला वायरस है. हिस्टोरिकली इसका जो एक वबा आई थी 1918 में, और उससे लाखों लोग की डेथ हो गई थी, लेकिन ग्रेजुअली ये फिर एक रूटीन सी बीमारी हो गई, और जो हर साल इसके केसेस आते हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन आती है. यूजुअली H1N1 एक वेरिएंट है, वो इन्फ्लुएंजा का जो A टाइप है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है. यानी आजकल जो हम इफेक्ट हो रहे हैं, ये कोरोना का वेरिएंट इसको कहा जा रहा है. डॉक्टर साहब, ये सही है कि कोरोना का ही वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा जो आजकल फैल रहा है, और इसकी थोड़ी सी अगर आप अलामात बता दें, या कौन सी स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिस पे कहें कि नहीं भाई ये अलार्मिंग है, अब आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल इस वक्त हमारे लैब के डेटा के मुताबिक कोई केस इस वक्त कोरोना का नहीं है, और ये कोई कोरोना की टाइप नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंजा एक अलग वायरस है, ये उसकी टाइप है H1N1 और ज़्यादातर अभी H3N2। तो ये इन्फ्लुएंजा का झेली किस्म है, ये कोविड नहीं है। और इसके अलामात में ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आम जो हम इसको फ्लू कहते हैं उसी तरह के अलामात है, लेकिन क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये इसमें बीमारी थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है, स्पेशली जो सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी है, उसमें आवाम की बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती चली जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो शख्स बीमार हो वो मुहतात रहें, बीमारी फैलाने से रोकें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक रेगुलर इन्फ्लुएंजा में और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोरोना का कोई केस सामने आ जाता है जो नया वेरिएंट है, दोनों के सिम्टम्स आप बता रहे हैं कुछ हद तक एक जैसे हैं, तो डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाएगा? एंड देन क्या इस कोरोना के अंदर भी क्वारंटीन और वो जो सारे हमने प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए थे जब कोरोना और कोविड का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आई थी, क्या इस वक्त भी हमें वही करने की ज़रूरत पड़ेगी खुदा ना खास्ता अगर कोई केसेस आते हैं तो? जी, मैं दोबारा बता दूं, ये कोरोना नहीं है, इन्फ्लुएंजा है। लेकिन तमाम इन्फेक्शियस डिजीज में बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, एहतियात ये करनी चाहिए कि क्वारंटीन भले ना भी हो, लेकिन आइसोलेशन इनफरादी तौर पे इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरह हम कोई बंदा बीमार है या तो घर पे रहे, या अगर कहीं जा भी रहा तो जान बजा लोग खांसते हैं। समझ आ गई आपकी बात कि ये कोरोना का केस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आपकी ये बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। मेरा सवाल ये था कि डिफरेंशिएट किस तरह से किए जाए? अगर दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं तो डिफरेंशिएट कैसे पता चलेगा कि ये कोविड का है या फिर इन्फ्लुएंजा का है? ये लेबोरेटरी टेस्ट से ही पता चलता है, और इसके अलग अलग टेस्ट है। कोरोना का अपना एक टेस्ट है, PCR टेस्ट है, और एंटीजन टेस्ट है, उससे पता चल सकता है। इस तरह इन्फ्लुएंजा की एक टेस्ट होता है जो इसके एंटीजन टेस्ट भी होते हैं और PCR के जरिए कंफर्म करते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट ही के जरिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोरोना है या इन्फ्लुएंजा की कौन सी किस्म है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज में अगेन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझाऊं कि उस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, स्पेशली जो सोशल एथिक्स हैं रूटीन के। जब हम खांसते छींकते हैं तो ये बीमारी फैलती चली जाती है, तो मुहतात रहना चाहिए कि जब भी खांसी और छींक आए तो मुंह को थोड़ा कवर कर लें, अगर रुमाल है, टिश्यू है तो मुंह ढांप लें, अदरवाइज कोहनी के अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको फ्लू है, खांसी है, या इसके अलावा आपको फील हो रहा है कि आप ठीक महसूस नहीं करें, आप एक मास्क का इस्तेमाल करें, वो उससे बेहतर मेरे ख्याल से कोविड एटलीस्ट हमें ये तो सिखा कर गया, हमें सीख लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक चीज़ को कंफर्म है कि भाई ये कोरोना का नया वेरिएंट, पैनिक ना करें भाई, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रेगुलर इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, वो जो हल्की फुल्की खांसी मौसम तब्दील होने के साथ हो जाती है, ये सिर्फ वही है। इसके अंदर आपको सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है। जो शानदार वगैरह पी लें, एहतियात कर लें, बहुत ज़्यादा आपको फायदा लें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, मास्क लगा लें, ये जो हमें कोविड ने सिखाया है। बहरहाल जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। भारत की थोड़ी शर्मिंदगी की बात कर रहे हैं जो इस वक्त वो महसूस कर रहा है। दुबई एयर शो हुआ, आपको पता है, भारतीय तैयारा तेजस, जिसकी तबाही पूरी दुनिया ने देखी और असलहे की आलमी खरीदारों में भारत की साख भी इससे मुतासिर हो गई है। मायरीन इस बारे में ये कह रहे हैं कि हादसे के बाद तेजस तैयारा अब बैरून मुल्क फरोख्त की बजाय ज्यादातर मकामी यानी कि भारतीय फौज के ऑर्डर पर ही इन्हिसार करेगा, क्योंकि इंडिया की ये कोशिश थी कि इस एयर शो में अपने इस तेजस तैयारे को डिस्प्ले करें और उसकी महारतें दिखाएं और उसके बाद फिर आलमी मंडी तक पहुंचने की उनकी कोशिश थी, जो कि अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम डिफेंस ट्रेड की बात करें, इंडिया की तरफ से उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो है उसकी दुनिया भर में हमें धूम नजर आ रही है। इस पर बात कर लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इन सब चीज़ों को समझते हैं, खुद भी फाइटर पायलट रह चुके हैं, तो उनसे ज़रा जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी, एक जानी नुकसान भी हुआ डेफिनेटली, उसकी वजह से हमारा दिल अफसुर्दा भी है, लेकिन जब डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बात आती है या फिर जब आप अपने डिफेंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हों या एयरक्राफ्ट्स हों उनको दुनिया के सामने पेश करते हैं कि हम ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा हादसा हो जाना कितना बड़ा नुकसान होता है किसी भी मुल्क के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आयशा और अनम, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने अफसोस का इजहार किया।
और मैं भी परसों से चंद मीडिया के लोग इसको एक सेलिब्रेशन देख रहे थे, लेकिन मैं उनसे ये करेक्शन करना चाहता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कॉम्बैट किल नहीं थी, ना ये कंटेस्टेड आसमान था। ये एक इंसानी ट्रेजेडी थी जिसको ज़ाहिर है मैं भी एक कॉन्डोलेंस ऑफर करना चाहूँगा, ह्यूमन लॉस है। और मेरी परसों पाक फ़िज़ाइया की सीनियर लीडरशिप से भी बात हुई थी, वो भी इसको एक ट्रेजिक एक्सीडेंट और ऑब्वियसली फैमिली के लिए कॉन्डोलेंस ऑफर कर रहे थे। यहाँ से आगे चलते हैं, जब आपने कहा कि अब हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हिंदुस्तान के लिए ये जहाज़ उनकी अपनी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सक्सेस स्टोरी कभी नहीं था। और वो इसलिए नहीं था कि 40 सालों में सिर्फ इंडिया को 40 जहाज़ मिले हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स को 30 सालों में 200 जहाज मिले हैं। यानी हमने 1995 में ये प्रोडक्शन शुरू की, इन्होंने 1985 में की। इसके बावजूद हम एक्साइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मई 2025 में भी साबित किया, फरवरी 2019 में भी साबित किया। जबकि दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद कहते हैं इस जहाज के बारे में कि मेरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस पर इत्मीनान नहीं है और ये सीरियसली ली जानी चाहिए बात। ये उनके चीफ कह रहे हैं और उसकी वजह ये है, आप दोनों आप जानते होंगे, ये खुद इंडियन एयरफोर्स जहाज नहीं बना रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक कंपनी है, जाहिर है एक पॉलिटिकल एक कनेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ, वो उन्हीं की प्रायोरिटीज पे चलती है, फंडिंग और बहुत सारे जो इसकी कॉमन एक्सपेक्टेशन थी वो इंडियन एयरफोर्स की पूरी नहीं हुई। इसी वजह से एक जैसे एक लास्ट डिच मनूवर जो हम करते हैं, ये एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे मलेशिया को, इंडोनेशिया को, इजिप्ट को, अर्जेंटीना को, और आप सुनकर शायद हैरान होंगे कि वो इसको लॉन्ग टर्म में अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करना चाहते थे एज ए लो कॉस्ट फाइटर जेट, बिकॉज इसका पहले नाम था LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो वो भी जाहिर है एक नाकामी हुई और उनके लिए अफसोसनाक मकाम ये है कि पब्लिक में हुआ और ये पहली दफा नहीं हुआ। ये बहुत सारे इनके इंसिडेंट्स और माइनर डिसकम्पैटिबिलिटीज और टेक्निकल एरर्स पॉइंट आउट होते रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की और इंडियन एयरफोर्स की बदकिस्मती ये है कि पब्लिक में हुआ, हजारों लोग जमीन पर देख रहे थे और लाखों लोग स्क्रीन पर जुड़े हुए। खालिद साहब, जब हम इस तरह के एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, वी रिमेंबर जिस वक्त हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और उस वक्त हमारे नुमाइंदे जो थे तीनों एयर फोर्सेस के, वो आकर ब्रीफ कर रहे होते थे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ग्राउंड, बैटलफील्ड में हो क्या रहा है। उस वक्त एयर वाइस मार्शल जो थे मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने राफेल के बारे में एक बात की थी कि राफेल एक बहुत पोटेंट तैयारा है इफ़ एम्प्लॉयड वेल। तो क्या हम इस चीज़ के बारे में इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? इज़ इट अबाउट द टेक्निक of the pilot or is it about the aircraft? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, मैं भी ये आमतौर पे ये इम्प्रेशन ये लिया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स प्रोफेशनल नहीं है, उनको जहाज उड़ाने नहीं आते, वो किसी काम के नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 6 और 7 की दरमियानी रात को बहुत देर तक एक इंटेंस कॉम्बैट हुई थी दोनों एयरफोर्सेस के दरमियान बियॉन्ड विजुअल रेंज। 12:30 बजे रात को 125 जहाज हवा में थे, हर जहाज पर 4 या 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए थे। 600 मिसाइल आप देखें रात को उड़ रहे हैं। तो ये नहीं था कि पाक फिजाइया के पायलट गए, उन्होंने बटन दबाया तो 7 जहाज तबाह हो गए। ये बड़ी कंटेस्टेड फाइट थी और उनकी स्किल को एक्नॉलेज हमें करना चाहिए। पहली बात जो आपने कहा कि मैं आज भी कहता हूँ, और मैं पाकिस्तान में भी और मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया था, हर जगह मुझसे पूछ, खासतौर पर एक इंडियन एक जर्नलिस्ट थे, सिख थे इंडिया में, उन्होंने कहा पंजाबी में मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया और कहा कि जी आप समझते हैं हमारी एयरफोर्स इतनी बुरी है। तो मैं उनको कहा कि नहीं, आपकी एयरफोर्स को तो मैं बुरा नहीं कह रहा, आपकी एम्प्लॉयमेंट को मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं और उनको भी बुरा नहीं कह रहा। मैंने कहा आपसे गलतियां हुई हैं। तो यही हाल हर जहाज का होता है। इस जहाज में एक नेगेटिव एस्पेक्ट और ऐड हो गया आयशा और अनम, वो ये ऐड हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स का एतमाद नहीं है। देखिए, जब आपकी अपनी एयरफोर्स एतमाद ना करे तो दुनिया पर एतमाद नहीं करती। दुनिया ढूंढती है क्रेडिबिलिटी एयर फाइटर जहाज के अंदर, एक ट्रस्ट वर्दीनेस, और सबसे ज्यादा अगर उनको ये मिल जाए कि ये कॉम्बैट प्रूवन या बैटल टेस्टेड जहाज है तो जाहिर है उससे अच्छी चीज उनके लिए खबर नहीं होती। पाकिस्तान का जो GF-17 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर बात कर रहे थे, और इस पर बात की जानी ज़रूरी भी है क्योंकि पाकिस्तान का जो वहाँ पर तैयार थे JF-17 थंडर, उसकी काफ़ी तारीफ़ें वो समेट रहा है। और आपको पता है कि इंडियन जो ऑफिसर्स थे वो भी पाकिस्तानी आके जहाज़ देख रहे थे, वो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था। JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को हमारे देख रहे थे, जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र भी हम कह सकते हैं। सुपरसोनिक तैयारे हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइना मिलकर ये तैयारे बना रहे हैं। अच्छा, जब बात ताकत की आती है ना, तो एक तरफ तो हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, दुनिया उसकी तारीफ कर ही रही है, लेकिन जब अब जिस्मानी ताकत की बात आती है तो भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है।
अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बॉडी बिल्डर से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल हैं आसिम रजा साहब। उन्होंने रवा माह वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन यूनिवर्स 2025 में गोल्ड मेडल जीता है और आसिम रजा ने एमेचर मेंस क्लासिंग बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और प्रो कार्ड भी हासिल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिम रजा मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब और मिस्टर लाहौर के एजाज़ात भी हासिल कर चुके हैं और यूनिवर्स भी रह चुके हैं, मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके हैं। तो आपसे उनकी मुलाकात हमने सोचा है कि करवानी बहुत ज़रूरी है। आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैसा महसूस करें आप? शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आपका बुलाने का शुक्रिया। और ये है कि मैंने बड़ी मेहनत की थी और उसका सिला ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दिया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। वाह क्या बात है। और हम भी बहुत खुश हैं और बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक नौजवान जाता है और जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। इसके पीछे की कहानी तो ज़रा बताइए। जीत के बाद तो सब नज़र आ रहा होता है, लेकिन जीत से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या तैयारी, कितने सालों की मेहनत होती है, मैं चाहूँगी वो शेयर करें आप देखने वालों के साथ। पहली बात तो ये है कि मेरी ये 15 साल की जर्नी है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की। मैं ऑलरेडी 3 टाइम मिस्टर पाकिस्तान हूँ और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ हम अकेला कर लेते हैं, इस तरह नहीं है। सारी एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली, मेरे बेहतरीन दोस्त, ठीक है, और मेरा डिपार्टमेंट जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की है, ख़ासतौर पर मेरी SP हेडक्वार्टर हैं, मेरे DSP मुस्तफा रहमान साहब हैं, मेरी फैमिली है और ख़ास तौर पे मेरी वाइफ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। और ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम ही अमेरिका से कंपटीशन खेल के आया था 2 कैटेगरीज में। तो मैं लॉस वेगस में था कंपटीशन, तो मैं सिल्वर मेडल हुआ था। तो इस बार था मेरा टारगेट कि नहीं, मुझे गोल्ड लेना है, जोर लगाना है। तो मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, मेहनत की। मेहनत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल और 7 प्रो कार्ड से नवाजा। कहते हैं ना, हर और मेरा डिपार्टमेंट भी मेरे पे आला अफसरान जो है बड़े खुश हैं। एक औरत का हाथ होता है। हम ये कह सकते हैं फिर आसिम के पीछे आसिम की वाइफ जो है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अच्छा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है आसिम, किसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, आपने या फिर आपकी फैमिली ने, आपकी वाइफ ने? जो वक्त का सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि आप दूर हों तो फिर डेफिनेटली आपके साथ वक्त नहीं गुजार पाते वो। हाँ, बात यह है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो सेक्रीफाइस ये है कि इनका जो वाइफ का खास तौर पे या फैमिली का, जिनकी वाइफ नहीं भी है, सिस्टर है, बहन है, भाभी हैं, माँ है, ये है कि हमें आपसे 5 से 6 मील कैरी करने होते हैं, जिसकी वजह से हमें 2-2.5 घंटे बाद डिसिप्लिन के साथ मील चाहिए। हमारे साथ बॉडी के हिसाब से हमें कार्ब चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। तो उस चीज़ को मैनेज करना ये फैमिली कर सकती है। कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जो खुद भी करते हैं, मगर अगर साथ आपके वाइफ आपके साथ दे रही है तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब देखिए, मैं ऑफ सीजन चल रहा था तो मेरे 5 मील थे, तो उसके अंदर मेरी डाइट को डिवाइड करना, बैलेंस से डाइट देना, फिर जब मेरी प्रेप चल रही होती है उसके ऊपर फिर मेरे पीक वीक्स आ जाते हैं, उसमें मेरे मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि हम मतलब हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एक गोल की तरफ फोकस होता है। तो उसमें यह है कि वाइफ का साथ आपके रोल प्ले करना, आपने कोई तो ये बड़ी टफ चीज होती है। मूड स्विंग के साथ मतलब कभी चिड़चिड़ापन आ जाना, कभी कुछ ज्यादा बोल देना, तो ये कि सारों को लेके चलना। तो ये मैं कहूँगा कि मोटिवेशन जो है मेरी वाइफ के और मेरी अचीवमेंट के पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। बड़ी अच्छी बात है आप यहाँ पर बैठ के और सबके सामने अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी बीवी को। आसिम, तैयारी में कितना टाइम लगता है जब आप किसी भी बड़े इवेंट को तैयारी करके जा रहे होते हैं? तो तैयारी में एक तो चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और फिर इवेंट में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ता है? जी, सबसे बड़ी बात, तैयारी कम से कम भी अगर आप प्रेप करते हैं तो कम से कम उसके लिए 8 से 10 महीने लाजमी चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। लोग 6 माह में भी तैयारी कर लेते हैं, मगर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। मगर एक अच्छी तैयारी के लिए, खासतौर पर इंटरनेशनल तैयारी के लिए, आपको 8 से 10 महीने चाहिए होते हैं। और जो हम इन चीज़ों से गुजरते हैं उसमें यह है कि हमने डिसाइड करना होता है हमने किस वेट कैटेगरी में खेलना है, किस तरह अपने आप को श्रेड करना है, किस यानी कि अपनी बॉडी की जो हमने पूरी उसका ग्राफ है ना वो बनाना है कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाके किस तरीके से खेलना है, कौन सी कैटेगरी है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। जिस तरह मैन फिजिक के लड़कों की तैयारी का क्राइटेरिया कुछ और है, बॉडी बिल्डिंग के लड़कों की क्राइटेरिया कुछ और है, और क्लासिक फिजिक के बॉडी बिल्डर्स का क्राइटेरिया कुछ और है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आसिम। आई होप आगे भी आपका प्लान है इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप आगे जिस भी कंपटीशन में जाएंगे उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन ही करेंगे। एंड क्रेडिट जो है आपकी वाइफ को हम भी दे देते हैं आपकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रजा और उनकी वाइफ का
इतना साथ देने के लिए। बहुत शुक्रिया। आसिम हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि उनकी जर्नी कैसी रही। तकरीबन 8 से 10 महीने, 5 से 6 मील्स। डेफिनेटली भाई उनकी वाइफ जो है ना वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है, वो डिजर्व पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व भी करे ना, साथ साथ आपने वो भी करना है, पुलिस डिपार्टमेंट भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है जनाब। क्या बात है, इस तरह की जवान निकल कर आएंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन ही होगा। वक्त हो चुका है खत्म, आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।